कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बड़ी भाभी विमला जब शादी होकर अपने ससुराल आई थी, तब रोहन 11 साल का था और अमर 7 साल का था, जो अपने बड़े भाई शंकर के साथ ही सोते थे। दोनों को तो पता ही नहीं था कि माँ बाप कैसे होते हैं, उनका प्यार कैसा होता है, उनकी डांट कैसी होती है। उन दोनों ने तो अपने बड़े भाई को ही माँ और बाप के रूप में देखा था। विमला जब पहली बार ससुराल आई तो देखा रोहन कुछ तो समझदार था, लेकिन अमर को तो कपड़े पहनने का सलीका भी मालूम नहीं था। यहाँ तक कि वह टॉयलेट भी जाता तो अपने बड़े भाई शंकर के साथ ही जाता। घर में सभी चीजें अस्त व्यस्त बिखरे पड़े थे। बेचारा शंकर अकेला क्या क्या करता। पड़ोस की मौसी के पास दोनों भाइयों को छोड़कर दिन भर खेतों पर काम करता और शाम को घर वापस आकर देखता तो दोनों भाई पड़ोस की मौसी के घर के मुंडेर पर बैठकर अपने बड़े भाई की राह देखते। शंकर को घर आया देख दोनों भाई दौड़कर आकर उससे लिपट जाते और दादा दादा कहकर दिन भर की अपनी दिनचर्या और दोस्तों के साथ हुए झगड़ों के बारे में एक एक करके बताते। शंकर घर का सारा काम छोड़ पहले उनकी शिकायतें सुनता और कभी उनकी बातें सुनकर हंस पड़ता तो कभी अपनी बेबसी पर आंसू बहाता। उसे यह महसूस होता था कि सही समय में वह उन्हें सही परवरिश नहीं दे पा रहा है। लेकिन अब घर पर विमला के आ जाने से शंकर की एक चिंता और बढ़ गई थी। वह यह सोचकर परेशान था कि पता नहीं विमला उसके भाइयों के साथ कैसा व्यवहार करेगी। उसे तो यह भी पता नहीं था कि नई बहू के साथ वह कैसे सामंजस्य बैठाएगा। विमला ने जब घर का माहौल देखा तो शुरू में तो अपने भाग्य को बहुत कोसी कि शायद किसी जन्म में बहुत पाप किया होगा तभी ऐसा ससुराल मिला, जहाँ न तो सास है और न ही ससुर है, न ही ढंग का घर है। ऊपर से दो दो छोटे देवर जिन्हें अपने कपड़े का होश तक नहीं है। लेकिन धीरे धीरे शंकर के उदार दिल और पड़ोस की शांता मौसी के मार्गदर्शन से विमला बहुत कम उम्र में ही उन दोनों देवरों की माँ कब बन गई उसे पता ही नहीं चला। समय धीरे धीरे बीतता चला गया। अब रोहन और अमर दोनों की स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई थी। अब उन्हें कॉलेज जाने के लिए एक से एक फैसिलिटीज चाहिए थी। जब भी उन दोनों को किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती, वे दोनों सबसे पहले अपनी भाभी माँ से कहते। भाभी माँ फिर बात को घुमा फिराकर बात को सुधारते हुए अपने पति शंकर से कहती और ऐसा इमोशनल ब्लैकमेल करती कि शंकर उसकी बात को टाल ही नहीं पाता। उन दोनों ने तो अपने माता पिता को देखा ही नहीं था, इसलिए विमला अपने पति से हमेशा इस बात का एहसास कराते हुए बात करती कि अगर इन दोनों के माँ बाप अगर जिंदा होते तो क्या उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करते। इसलिए शंकर भी थोड़ा ना नुकुर करके आखिरकार उनकी फरमाइशों को मंजूरी दे ही देता। एक दिन विमला अपने पति शंकर के साथ अपने मायके गई हुई थी। उसके मायके में विमला की बुआ भी आई हुई थी। बातों ही बातों में विमला की बुआ ने शंकर से कहा, क्यों जमाई बाबू, तुम्हारी शादी को कितने बरस हो गए, कभी परिवार को आगे बढ़ाने की नहीं सोची क्या। शंकर ने हकलाते हुए जवाब दिया, हाँ हाँ बुआ जी, सोची है ना। बुआ बोली, तो कब तक खुशखबरी सुनाने वाले हो। बुआ का ऐसा बोलना था कि विमला वहां आ धमकी और बोली, क्यों बुआ जी, हमारे दो दो बेटे हैं, आपने देखा नहीं क्या। बुआ ने आंखें तरेर कर विमला से कहा, कौन सा बेटा, क्या उन दोनों देवरों को ही तूने अपना बेटा मान लिया है। विमला बोली, हाँ हाँ बुआ जी, वे ही हमारे दोनों बेटे हैं, उनका प्यार दुलार तो मिल रहा है हमें, और क्या चाहिए। बुआ बोली, देख विमला, वो दोनों तेरे देवर हैं, बेटा नहीं, जो तेरे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। मेरी बात मान, अपनी औलाद से बढ़कर कुछ नहीं होता। विमला बोली, बुआ जी, आपने आज ये बात कही तो कही, लेकिन आज के बाद से दोबारा कभी मत कहना
कि वे दोनों मेरी संतान नहीं हैं। मैंने उन दोनों को अपने बच्चों से भी बढ़कर प्यार दिया है। उन दोनों की बातें शंकर भी सुन रहा था। घर वापस आकर शंकर को भी एहसास हुआ कि वास्तव में शादी के इतने सालों बाद भी हमारी संतान क्यों नहीं हुई, और मैंने इसके पहले ये सब सोचा क्यों नहीं कि हमारी भी संतान होनी चाहिए। एक दिन शंकर ने विमला को उसकी मनपसंद जगह झील के किनारे ले गया, जहां विमला खुलकर हंसती, खेलती, इठलाती और अपने मन की सारी बातें खुलकर करती थी। उस दिन शंकर ने विमला की गोदी में अपना सिर रखकर कहा, विमला, मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ कि तुम जैसी जीवन संगिनी मुझे मिली। विमला भी भाव विभोर होकर शंकर की बालों को अपनी उंगलियों से सहलाती हुई बोली, नहीं, खुश नसीब तो मैं हूँ जिसे इतने प्यारे प्यारे 2 बेटे और इतना प्यार करने वाला पति मिला है। शंकर ने विमला से कहा, देखो विमला, आज मैं तुमसे जो बात करने जा रहा हूँ उसे दिल से नहीं बल्कि दिमाग से सोचना, और मेरी बात से गुस्सा नहीं होगी तभी मैं कहूँगा। विमला ने दिल खोलकर हंसा और कहा, कहिए जनाब, आज आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं माना जाएगा। शंकर बोला, देखो विमला, उस दिन बुआ जी, इतना कहा ही था कि विमला ने शंकर के होठों पर उंगली रखते हुए कहा, आप भी वही बात कहने वाले हैं ना जो बुआ जी कह रही थी, परिवार आगे बढ़ाने की बात। शंकर बोला, हाँ हाँ विमला। विमला ने अपने तेवर चढ़ाते हुए कहा, हाँ, परिवार आगे बढ़ाएंगे ना, लेकिन हमारा नहीं बल्कि रोहन का। अब रोहन की उम्र शादी के लायक हो गई है, उसकी शादी करेंगे, वह भी धूमधाम से। मेरे लाडले की शादी में मैं अपने सारे अरमान पूरे करूंगी जो इतने दिनों तक अपने दिल में दबाकर रखी थी। और विमला रोहन की शादी के सपने के बारे में शाम होते तक बोलती रही। शंकर मूक दर्शक बन उसकी बातें सुनता रहा, लेकिन उसके कानों में विमला की एक बात अभी तक गूंज रही थी। वह बात थी दिल में दबाकर रखने वाली बात। अब शंकर विमला की रोज की दिनचर्या पर विशेष ध्यान देने लगा। आखिर वह कौन सी बात है जो विमला ने दिल में दबा कर रखा है। धीरे धीरे जासूसी करने पर पता चला कि विमला रात में सोने से पहले रोज एक टेबलेट खाती है। इसके पहले उसने उस पर ध्यान ही नहीं दिया था, लेकिन उस दिन जब उसे टेबलेट खाते हुए देखा तो उस समय तो उसने विमला से कुछ नहीं कहा, लेकिन दूसरे दिन चुपचाप उस टेबलेट को लेकर वह डॉक्टर महेश के पास गया और पूछा कि यह टेबलेट किस बीमारी की दवा है। डॉक्टर महेश ने कहा, यह तो गर्भ निरोधक टेबलेट है, इसे कौन खाता है। शंकर ने कहा, नहीं, ये तो ऐसे ही कहीं पड़ी हुई मिली थी, कुछ काम की तो नहीं है, इसलिए मैंने पता लगाने के उद्देश्य से ही आपसे पूछा। शंकर को अब पता चल गया था कि विमला ने अपने बच्चों की जगह अपने देवरों को दे दिया है। वह इसी बात को अपने दिल में दबाकर रखने की बात कर रही थी, और विमला ने सही मायने में रोहन और अमर को ही अपना बेटा मान लिया है। उसने विमला को अपने रिश्तेदारों, पड़ोसियों का उदाहरण दे देकर समझाने की कोशिश किया कि उनकी भी एक औलाद होनी चाहिए, क्योंकि शंकर को पूर्वाभास था कि रोहन और अमर शादी के बाद जरूरी नहीं कि वे हमारे कहे अनुसार चले और बुढ़ापे तक इतना ही प्यार दे। लेकिन विमला सिर्फ एक ही बात कहकर शंकर की बात टाल देती कि अगर हमारी संतान हो गई तो कहीं रोहन और अमर के प्यार में कमी न हो जाए, इसलिए मैं अपना बच्चा नहीं चाहती। समय आने पर रोहन और अमर की शादी विमला और शंकर ने ऐसे धूमधाम से की कि देखने वाले सभी लोग विमला और शंकर की वाहवाही करते नहीं थकते थे। रोहन और अमर दोनों ही शहर में नौकरी करते थे, इसलिए वे दोनों ही अपनी अपनी पत्नी को अपने साथ शहर लेकर चले गए। अब घर पर रह गए विमला और शंकर। फिर भी वे दोनों खुश थे कि उनके भाई शहर में अच्छी नौकरी करके उनका नाम रोशन कर रहे हैं। विमला रोहन और अमर के साथ जितने अधिकार के साथ रौबदार बातें करती, उतना ही रौबदार बातें उनकी पत्नियों से भी करती थी।
लेकिन विमला की अधिकारपूर्ण बातें उन दोनों की पत्नियों को अच्छी नहीं लगती थी। वे मन ही मन विमला की बातों का विरोध करती, लेकिन खुलकर वे इसलिए नहीं बोल पाती थी क्योंकि रोहन और अमर उसे भाभी माँ कहते नहीं थकते थे और उन्होंने अपनी पत्नियों को सख्त हिदायत दे रखे थे कि भाभी माँ की किसी भी बात का विरोध न करें। जब भी तीज त्योहार आता, विमला रोहन और अमर को फोन लगाती कि उन्हें घर आना है, तो उन दोनों को चाहे कितना भी अर्जेंट काम होता, वे उसे छोड़कर भाभी माँ की हुक्म का आदर करते और घर आ जाते। यह बात न तो रोहन की पत्नी को अच्छी लगती और न ही अमर की पत्नी को। वे दोनों मन ही मन में कूढ़ कर रह जाती, लेकिन कुछ नहीं कह पाती थी। एक दिन अमर का बेटा विमला की गोद में ही सो गया और विमला ने उसे अपने पास ही सुला लिया। जब आधी रात हुई तो बच्चा रोने लगा। विमला जब अमर के कमरे का दरवाज़ा खटखटाई तो अमर ने दरवाज़ा खोला और अपने बच्चे को अपनी पत्नी को दिया। अमर की पत्नी ने चिढ़ते हुए कहा, क्यों, तुम्हारी भाभी माँ से ही कहो ना, बच्चे को दूध पिलाकर चुप करा दे। अच्छा हाँ, मुझे तो पता ही नहीं था कि वह बांझ है। तभी तो कहा गया है, बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा। इतना छोटा बच्चा को अपने पास सुला लिया। इतना भी नहीं सोचा कि बच्चा रात में उठेगा तो उसे भूख लगेगी और उसे दूध पिलाना पड़ेगा। उसे क्या मालूम एक छोटे से बच्चे की परवरिश कैसे की जाती है। अमर उसे चुप रहने की विनती करता रहा, लेकिन वह और भी जोर जोर से बोले जा रही थी। विमला वहीं उनके कमरे के पास खड़ी यह सब सुन रही थी। विमला की दोनों आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। अमर ने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि बाहर से कोई न सुन सके, लेकिन उसकी पत्नी इतना जोर से बोल रही थी कि उसकी एक एक बात स्पष्ट सुनाई दे रही थी। जब वह वापस अपने कमरे में जा रही थी तो रोहन के कमरे से आवाज़ आ रही थी। शायद वे लोग भी अमर के बच्चे के रोने की आवाज़ से जाग गए थे। रोहन की पत्नी भी बोल रही थी, आप लोग ना भाभी माँ कहकर दीदी को बहुत सर पर चढ़ाकर रखे हो। मुझे तो शक है कि तुम्हारा भी उनके साथ। इतना ही बोल पाई थी कि रोहन बोला, देखो अपनी जुबान में को लगाम दो, वरना वरना क्या। मोहन की पत्नी भी तेज आवाज में बोली, उस बांझ के लिए क्या तुम मुझ पर हाथ उठाओगे। रोहन बोला, जरूरत पड़ी तो हाँ। रोहन के हाँ कहते ही रोहन की पत्नी भी जोर जोर से चिल्लाते हुए बोली, पहले तो मुझे शक था कि तुम्हारा उनके साथ चक्कर रहा होगा, लेकिन अब तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि। रोहन ने उसके इतना कहते ही तपाक से एक थप्पड़ उसकी गाल पर जड़ दिए। विमला को लगा जैसे वह थप्पड़ उसी की गाल पर पड़े हों। अब वह फफक कर रो पड़ी, लेकिन बाहर रोने की आवाज़ न जाए इसलिए उसने अपनी साड़ी का पल्लू अपने मुंह में ठूंस लिया और चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट गई। रोज सबसे पहले विमला ही उठती थी और हमेशा की तरह अपने दोनों देवर और पति को उनके बिस्तर पर ले जाकर चाय देती थी। लेकिन उस दिन विमला देर तक सोने का नाटक करती रही, क्योंकि उस रात तो उसे 1 मिनट के लिए भी नींद नहीं आई थी। उसकी आंखों के सामने उसकी शादी से लेकर उसकी बुआ की बातें और उसकी पति की बातें चलचित्र की भांति एक एक करके आते जाते रहे। जब विमला बहुत देर तक नहीं उठी तो शंकर भी डर गया कि आज विमला को क्या हो गया, जो अभी तक चाय लेकर नहीं आई। बिस्तर पर देखा तो विमला उसके दूसरी तरफ मुंह करके आंखें बंद करके लेटी हुई थी। शंकर ने विमला को छूकर देखा तो अंगार की तरह उसका शरीर तप रहा था। उसने रोहन और अमर को आवाज लगाई। रोहन और अमर दौड़कर अपनी भाभी माँ के पास पहुंच गए, लेकिन उन दोनों की पत्नी उसके पास भी नहीं आई। रोहन ने जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन किया और अमर और रोहन ने विमला को अपनी गाड़ी में बैठाया और डॉक्टर के पास ले गए। अपनी भाभी माँ के लिए इतना प्यार देख दोनों की पत्नियाँ जल भुन गई। उस समय तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही विमला ठीक होकर डॉक्टर के पास से घर आई तो घर के सारे काम वैसे ही पड़े हुए थे। घर में खाना भी नहीं बना था और दोनों की पत्नियां अपना अपना बैग तैयार करके अपने बच्चों को लेकर शहर जाने के लिए तैयार थी। विमला ने उन दोनों का सामान तैयार देखा तो रोहन और अमर से कहा, ये सब क्या है?
तुमने हमें बताया नहीं कि तुम लोग जाने वाले हो? अमर की पत्नी बोली, क्यों, हम आपके गुलाम हैं क्या जो आपको हर बात बताएं? विमला बोली, अरे छोटी, ऐसा क्या हो गया जो मुझसे ऐसी बातें कर रही हो? रोहन की पत्नी ने तपाक से कहा, ये बोलिए कि क्या नहीं हुआ? विमला बोली, क्या? रोहन की पत्नी बोली, ज्यादा भोली बनने का नाटक ना करो दीदी, हम सब समझते हैं आपने हमारे पतियों को गुलाम बनाकर रखा है और इन दोनों मासूमों के साथ रंगरेलियां मनाती रही और दादा को कुछ पता ही नहीं चलने दिया, इसलिए आपने अपने बच्चे पैदा नहीं किया ना, ताकि आपको इन दोनों के साथ रंगरेलियां मनाने में कोई बाधा ना हो। इतना सुनते ही विमला के हाथ पैर ठंडे होने लगे और वह बेहोश हो गई क्योंकि उसका बीपी लो हो गया था। वहीं पास में खड़े शंकर ने जब अपनी पत्नी की हालत देखी तो रोहन और अमर से कहा, मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि मेरी पत्नी को हाथ भी मत लगाना, वरना तुम्हारे हाथ जल जाएंगे, क्योंकि मेरी पत्नी अग्नि की तरह पवित्र है और उसका तेज तुम दोनों सहन नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें तुम्हारी जानकारी के लिए एक बात बता देना चाहता हूँ कि विमला ने अपना बच्चा इसलिए पैदा नहीं किया कि वह अपने बेटे रोहन और अमर के साथ रंगरेलियां मनाए, बल्कि इसलिए नहीं किया ताकि उनकी परवरिश और प्यार में कोई कमी न रह जाए। मैंने जब भी उससे अपने बच्चे के बारे में बात किया, उसका सिर्फ एक ही जवाब था कि रोहन और अमर तो हमारे बच्चे हैं, और कितने बच्चे चाहिए आपको? और आज तुम दोनों ने एक माँ के ऊपर कीचड़ उछाला है। मन से तो बहुत सारी बद्दुआएं निकलती हैं, लेकिन मैं अपने मुंह से बोलकर उस देवी की तपस्या का अपमान नहीं करना चाहता जिसने तुम्हारे पति को इस मुकाम तक पहुंचाया है, वरना तुम लोग कल्पना करो कि बिना माँ बाप के बच्चे क्या इतनी ठाठ बाट और इज्जत के साथ रह पाते? पता नहीं विमला नहीं आती तो मैं इन दोनों की परवरिश कैसे करता, लेकिन जिस दिन से वह हमारे घर आई है उस दिन से इसने इन दोनों को अपनी संतान के रूप में प्यार दिया और पालन पोषण किया है, और उसका इनाम आप लोग ऐसे दे रहे हो। इतना कहकर शंकर भी धड़ाम से जमीन पर गिर गया। उसी समय उसे हार्ट अटैक आ गया और विमला और उसके संसार को छोड़कर अपने प्राण त्याग दिए। विमला की सच्चाई जानकर दोनों की पत्नियां रोती बिलखती विमला के पास गई तो रोहन और अमर ने उन्हें हाथ लगाने से मना कर दिया और अपने दादा की बात याद दिलाई कि हमारी भाभी माँ अग्नि की तरह पवित्र है, तुम्हारे हाथ जल जाएंगे यदि उन्हें छुओगे तो। और विमला को अस्पताल में दोनों भाइयों ने भर्ती किया और अपने दादा का अंतिम संस्कार किया, लेकिन अपनी पत्नियों को किसी भी काम में हाथ लगाने नहीं दिया। सारा काम नौकरों और पड़ोसी रिश्तेदारों के हाथों से करवाया। जब विमला को होश आया तो 1 महीने हो चुके थे उसके पति को मरे। जब उसने अपने पति की फोटो पर माला चढ़ा देखा तो वह बहुत रोई और कहने लगी, आपने मुझे किसके सहारे छोड़ दिया और खुद चले गए? मुझे भी अपने पास बुला लो। अपनी भाभी माँ की ऐसी दुख भरी बातें सुन रोहन और अमर का रो रोकर बुरा हाल था। उनकी पत्नियां उन्हें समझाने आती तो वे झिड़की देकर उन्हें दूर रहने को कहते। अब विमला अपने घर तो आ गई थी, लेकिन वह किसी से भी कुछ नहीं कहती थी। उसकी चुप्पी उन दोनों की पत्नियों को कांटों की तरह चुभती थी। एक दिन रोहन और अमर किसी काम से घर से बाहर गए हुए थे। उन दोनों को उस दिन मौका मिला तो वे दोनों अपनी जेठानी के पास जाकर दोनों हाथ जोड़कर रोते हुए उसके पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगी। विमला बोली, अरे तुम दोनों रो क्यों रही हो? तब उन दोनों ने बताया कि किस तरह रोहन और अमर ने उन्हें अपने बड़े भाई के कार्यक्रम और भाभी की सेवा से दूर रखा। विमला की आंखों से खुशी के आंसू झरने की तरह झरझर बह रहे थे। वह अपने मन में अपने दोनों बच्चों के लिए गर्व महसूस कर रही थी और मन ही मन उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद दे रही थी। जब उन दोनों ने उसके रोने का कारण पूछा तो विमला मुस्कुराकर बोली, देखो मेरे दोनों बच्चों की परवरिश मैंने कैसे किया है। उम्मीद करती हूँ कि तुम दोनों भी अपने बच्चों की परवरिश इसी तरह करोगी। दोनों ने कहा, नहीं भाभी माँ,
हमें तो परिवार कैसे चलाते हैं कुछ भी नहीं आता। अब तो आप ही इन बच्चों की परवरिश करेंगी और समय समय पर हमारी गलती पर हमारे कान खींचकर हमें समझाएंगी। करेंगी ना माँ? माँ शब्द सुनकर विमला गदगद हो गई और उन दोनों को अपने सीने से लगा लिया। जब रोहन और अमर बाहर का काम निपटाकर घर आए तो देखा कि दोनों की पत्नियां भाभी माँ के साथ हंस हंस कर बातें कर रही हैं और भाभी माँ उन्हें ममता भरी नजरों से देख रही है। उन दोनों ने गुस्से में जाकर अपनी अपनी पत्नियों के हाथ पकड़े और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी देवी समान माँ के पास आने की? विमला ने अपने दोनों देवरों से कहा, छोड़ो उनके हाथ। तब अमर ने कहा, भाभी माँ, आप नहीं जानती इन्होंने आपके साथ कैसा व्यवहार किया है। भाभी माँ मुस्कुराई और बोली, मैं सब जानती हूँ, मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। विमला की ऐसी बातें सुनकर दोनों भाई आश्चर्य से विमला की ओर देखने लगे तो विमला ने उन दोनों को अपने पास बुलाया और उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम दोनों मुझे क्या कहकर बुलाते हो? दोनों ने एक साथ कहा, भाभी माँ। तो पगले, तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि एक माँ अपने बच्चों से ज्यादा देर तक नाराज रह सकती है? मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ, लेकिन अपनी ममता में मैंने किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं की। बच्चों का तो काम ही होता है गलती करना, लेकिन माँ बाप का काम होता है उन्हें सही मार्गदर्शन देकर उन्हें माफ करना। अब मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। दोनों भाई अपनी भाभी माँ के पैरों में गिर गए और कहा, धन्य हो आप भाभी माँ। वास्तव में आपने हमारी माँ की तरह ही पालन पोषण किया है। विमला ने दोनों बहुओं को आदेश दिया कि सभी के लिए भोजन परोसे और सभी ने पहले की तरह हंसी खुशी भोजन किया और विमला को एक माँ का अधिकार दिया। तो दोस्तों, आज की यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।